नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस जर्नी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2024 का क्वेश्चन पेपर और उसमें भी विशेष रूप से जीएस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जिन्होंने पीवाईक्यू सॉल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं। हमारी वीडियो उन वीडियो से इस मामले में अलग होगी। यहाँ पर हम न सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बल्कि इन पुराने पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, वो प्रश्न किस टॉपिक से पूछा गया है और उस टॉपिक से और कितने क्वेश्चन भविष्य में बन सकते हैं। तो हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। और साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक नोटबुक और पेन ज़रूर लेके बैठिएगा, क्योंकि हम बहुत सारे फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे और उन फैक्ट्स को आप लिखते रहिएगा और ऐसे फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप यकीन मानिए, अगर आप हमारे इन वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, तो आपका जीएस पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब? तो इसका जो सही आंसर है, वो है ऑप्शन डी, पंजाब। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कम चांस हैं कि ये क्वेश्चन दोबारा पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन से और क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है जनसंख्या वाले टॉपिक से। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, किस राज्य में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है? यहाँ पर प्रतिशत पूछा है, जनसंख्या नहीं पूछी, ठीक है? मतलब नंबर्स में क्वेश्चन नहीं पूछा है, प्रतिशत में पूछा है। तो प्रतिशत के मामले में पंजाब टॉप में है और पंजाब के बाद है हिमाचल प्रदेश, ठीक है? एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ सकता है कि निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति का, एसटी जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो एसटी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में निवास करती है, वो करती है कहाँ? मिज़ोरम में। कहाँ करती है? मिज़ोरम में, ठीक है? और मिज़ोरम के बाद वैसे नागालैंड में करती है। वो अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं, लेकिन टॉप में कौन है? मिज़ोरम है, एसटी के मामले में, ठीक है? इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम्स में मैंने देखा है कि वो क्वेश्चन ये पूछता है, ऐसे भारत में ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ कोई भी एससी आबादी निवास नहीं करती? कि मतलब जहाँ एससी आबादी शून्य है। तो ऐसे 2 राज्य हैं, एक है नागालैंड और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में ये 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती, याद रखिएगा। और ऐसे ही ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जहाँ एसटी जाति, एसटी जनजाति बिल्कुल निवास नहीं करती, वहाँ की आबादी शून्य है एसटी के मामले में। तो ऐसे 2 राज्य कौन से हैं? एक है हरियाणा और दूसरा है पंजाब, ये आप याद रखिएगा। तो हरियाणा में और पंजाब में किसी प्रकार की कोई अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब निवास नहीं करते हैं, ठीक है? इसके अलावा जनसंख्या से और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? आइए उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे जनसंख्या से अधिकतर मैंने क्वेश्चन देखा है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के मामले में है, कि प्रतिशत के हिसाब से बताइए कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य की है? तो प्रतिशत के मामले में जो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, वो है हिमाचल प्रदेश की। किसकी है? हिमाचल प्रदेश की, ठीक है? और ऐसे ही सर्वाधिक अगर नगरीय जनसंख्या पूछ ले तो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा है गोवा की, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जनसंख्या में लिंगानुपात से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो लिंगानुपात में सबसे टॉप में कौन-सा राज्य है? ये भी आपको पता ही होगा, सबसे टॉप में है केरल। पर हमारा टारगेट केरल के बाद कौन-सा है, ये भी हमको याद रखना है, ठीक है? क्योंकि केरल तो लगभग ये भी सबको ही पता होगा कि सेक्स रेशियो में सबसे टॉप में कौन-सा स्टेट है, तो केरल है। केरल के बाद केरल का ही पड़ोसी राज्य है तमिलनाडु, ठीक है? तो तमिलनाडु
लिंगानुपात के मामले में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, ये टॉप के राज्य हैं। अगर मैं बात करूँ बॉटम में कौन सा राज्य है, सबसे न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो सबसे न्यूनतम कौन है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस राज्य से स्टार्ट की थी भारत सरकार ने? हरियाणा से। तो लिंगानुपात में सबसे जो अंतिम पायदान पे राज्य है वो है हरियाणा। और हरियाणा के बाद हरियाणा से एक पायदान ऊपर कौन है? वो है सिक्किम। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन जनसंख्या से कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा भी जनसंख्या में और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो धीरे धीरे जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो उन क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का नदी बेसिन भारत में सबसे बड़ा है? देखिए नदी बेसिन किसे कहते हैं वो जान लेते हैं पहले। जैसे इसमें पहला ऑप्शन है सिंधु, तो जैसे सिंधु नदी, ये सिंधु नदी है मेन। तो सिंधु की सहायक नदी होती है झेलम, आपको पता ही होगा। सिंधु की सहायक नदी होती है रावी। सिंधु की सहायक नदी होती है चेनाब। ठीक है, और व्यास। और ऐसे पांच छह बहुत सारी नदियां हैं जो सिंधु की सहायक नदी होती है। तो नदी बेसिन कहते हैं जो मुख्य नदी और जो मुख्य नदी की सहायक नदी होती हैं, इनसे मिलकर जो एक पूरा बेसिन तैयार होता है, जो एक पूरा मान लीजिए नदी का क्षेत्र तैयार हो रहा है, उसी को ही हम नदी बेसिन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है भारत में किसका है? तो सबसे बड़ा है गंगा नदी का। ठीक है, तो सबसे बड़ा है कौन? गंगा नदी। तो गंगा नदी का जो नदी बेसिन है, ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग लगभग ये होता है 26%। इसका अर्थ है कि भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है, जो भारत का पूरा एरिया है, उसके 26% में तो गंगा नदी बेसिन ही है। मतलब गंगा और गंगा की जो सहायक नदियां हैं इनसे बना है। ठीक है, तो इतना 26% भाग जो नदियाँ कवर कर रही है वो गंगा नदी बेसिन की हैं, ऐसे समझिए। ठीक है, और पहले नंबर पे है गंगा, और दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है, इसमें ऑप्शन नहीं है, दूसरे नंबर पे है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी का नदी बेसिन दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है जिसका नदी बेसिन सबसे ज़्यादा है पूछ लेगा तो गोदावरी, जिसको हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे एक मैं साथ में आपको एक चीज़ और याद कराता हूँ। चलिए, इसमें गोदावरी की बात आई थी तो एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, ये डीएलएड एग्जाम से इधर भी आपको बहुत जगह काम आएगा, कि गोदावरी नदी की सहायक नदी पूछ लेता है। ठीक है, दक्षिण में गोदावरी नदी की सहायक नदी बताइए कौन कौन सी हैं। तो कभी भी तो अगर उसे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो वो पूछ लेगा राइट बैंक और लेफ्ट बैंक, मतलब कि बाईं तरफ से और दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले हम राइट बैंक की देख लेते हैं, दाईं ओर से कौन कौन सी नदी मिलती है गोदावरी में। तो इसकी भी एक ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। इसको मैंने याद किया है PPVVPIS, तो ऐसे याद कीजिएगा। तो राइट बैंक में है पी, तो इसमें जो पहला पी है ये है, पी का मतलब पूर्णा नदी। कौन सा? पूर्णा। दूसरा पी है पेन गंगा। पेन गंगा। तीसरा जो इसमें वी है, इस वी का मतलब है पेन गंगा के बाद आएगा तुम्हारा वेन गंगा। पेन गंगा, वेन गंगा, ये तो सिंपल है, आप याद कर लीजिएगा। दक्षिण की गंगा कहते हैं, वैसे भी आप इसको याद कर ही लेंगे। ठीक है, तो पेन गंगा और वेन गंगा। अगले वी का मतलब है वर्धा। ठीक है, और वर्धा के बाद पी का मतलब है प्राणहिता, और आई का मतलब है इंद्रावती, इंद्रावती, और इस एस का मतलब है सबरी। क्या है? सबरी, याद रखिएगा। ठीक है, तो PPVVPIS ये गोदावरी की राइट बैंक की सहायक नदी की ट्रिक है। तो पी से हो गया पूर्णा, फिर उसके बाद पेनगंगा, वी से वेनगंगा, वी से वर्धा, पी से प्राणहिता, आई से इंद्रावती, और एस से शबरी। ठीक है, सबरी। तो ये है राइट बैंक की। ऐसे ही हम देख लेते हैं लेफ्ट बैंक की ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं। तो लेफ्ट बैंक में है, इसकी भी लेफ्ट बैंक में ज़्यादा वैसे है नहीं, तो इसका याद रखिएगा PMM करके आप कर लीजिएगा। पी से है परवरा, जो पेपर में पूछा जाता है कई बार, परवरा। और एम से है
मंजीरा, और इस एम से है मानेर। तो ये वैसे तीनों ही पेपर में पूछे गए हैं। इसके अलावा और भी नदियाँ हैं, लेकिन ये मुख्य नदियाँ हैं वही बता रहा हूँ। ठीक। तो परवरा, मंजीरा और मानेर। तो आपको याद रखना है, राइट बैंक में है पूर्णा, पेनगंगा, फिर वेनगंगा, फिर वर्धा, फिर प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी। और लेफ्ट बैंक में है, दाई बाईं तरफ से है परवरा, मंजीरा और मानेर है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, या फिर बी और सी दोनों? तो प्रेसिडेंट को है, हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट को, किसे है? हमारा जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू किसे कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू मान लीजिए कि जैसे संसद की तरफ से या कैबिनेट की तरफ से, सरकार की तरफ से, किसी संस्था की तरफ से कोई भी नियम, कोई भी कानून पारित किया जाता है, और वो नियम या कानून किसी नागरिक के या किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रहे होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट, इन दोनों को ही अधिकार है कि वो उस कानून को शून्य कर दें। ठीक है? तो इसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। पुनरावलोकन अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पुनर्अवलोकन। तो दोबारा अवलोकन करने की उसे आवश्यकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों को ही जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। ठीक है? एक क्वेश्चन इसमें कई बार पूछ लेता है कि सुप्रीम कोर्ट को कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जिनके द्वारा ये जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है? तो पहला तो है, आप याद रखिएगा, आर्टिकल 13। ठीक है? जो मौलिक अधिकार के अंदर आता है। इसमें क्या कहता है? इसमें बोलता है कि यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उस कानून को शून्य माना जाएगा। ठीक है? चाहे वो कानून संसद की तरफ से पारित हो, या विधानसभा, या फिर किसी कैबिनेट में राज्य सरकार ने, या किसी ने भी अगर वो निर्णय लिया है, कोई कानून पारित किया है, या कोई नियम अपने राज्य या देश में लागू किया है, तो उसे हम शून्य कर देंगे। कब? जब वो मौलिक अधिकारों का हनन करेगा। तो आर्टिकल 13। और इसके अलावा आर्टिकल 32, ये तो आपको पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है इसके अंतर्गत। ठीक है? और रिट कब जारी होते हैं? जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। इसके अलावा आर्टिकल 226, इसे आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है, आर्टिकल 226। इस आर्टिकल 226 के अंदर कहा गया है कि मौलिक अधिकारों के साथ-साथ ऐसे अगर कोई भी अन्य सिंपल कोई भी कानून ऐसे होंगे जो किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रहे होंगे, तो हाई कोर्ट कौन? हाई कोर्ट को ये 226 अधिकार देता है कि आप उन कानून को, उन नियम को आप शून्य कर देंगे। मौलिक अधिकारों के अलावा भी, ठीक, ये यहाँ पर हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर कोई सरकार ने कोई डिसीजन लिया है जिससे जनता को नुकसान हो रहा है, जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वहाँ पर आप हाई कोर्ट में याचिका दायर कीजिए, और हाई कोर्ट उसमें जाँच करेगी। उसके बाद सरकार के उस नियम को, सरकार के उस कानून को, चाहे वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो, या फिर कोई सिंपल कानून भी अगर किसी व्यक्ति को परेशान कर रहा हो, या फिर किसी व्यक्ति को सिंपल कानून उसके अधिकारों का भी हनन कर रहा हो, तो उसको हाई कोर्ट शून्य करेगी। ठीक है? देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन-सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं है? उष्णकटिबंधीय मतलब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। तो इनमें से कौन ट्रॉपिकल साइक्लोन के एग्ज़ाम्पल नहीं है? हरिकेन बिल्कुल है, गरजता चालीसा ये नहीं है, टाइफून भी है, और विली-विलीज़ भी है। विली-विलीज़ कहाँ, ये जो चक्रवात आता है कहाँ आता है? तो ये विली-विली संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। याद रखिएगा, अगली बार ये क्वेश्चन पूछ लेगा विली-विली कहाँ से संबंधित है, तो ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा। ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो कौन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है? भारत का राष्ट्रपति, संसद, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, या फिर विधि आयोग? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद बढ़ा सकती है। तो चलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर और भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 124। ठीक है? आर्टिकल 124 के अंतर्गत कहा है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कहाँ की है? 124 के अंदर।
दूसरा, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो ये किस आर्टिकल के अंदर दिया है? तो ये दिया है 124 के ही अंदर, एक पार्ट है आर्टिकल 124 का पार्ट 4, ठीक है? 124 का पार्ट 4 के उसमें कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करेंगे वो कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है? तो आप इन 2 आर्टिकल को ज़रूर याद रखिएगा। और हाँ, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है इसने कि संसद को अधिकार है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दे। तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत का है? ये क्वेश्चन कभी पूछ लेगा तो याद रखिएगा 124 के ही पार्ट 2 के अंतर्गत का है, ठीक है? जो ये क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से पूछा है, ठीक है? तो आप आर्टिकल 124 का पार्ट 4 याद रखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। और एक आर्टिकल और है जो कई बार पूछ लेता है, 124 का पार्ट 6। वैसे ये क्वेश्चन तो नहीं, बहुत रेयर पूछा है मतलब आज तक, और मुझे नहीं लगता है कि डीएलएड में ऐसे एग्जाम क्वेश्चन आएगा। हाँ, इसके अंदर जो बात कही है वो क्वेश्चन आ सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इनकी रिटायरमेंट की जो आयु होती है वो कितनी होती है? वो कितनी आयु तक मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह सकते हैं? तो ये रह सकते हैं 65 वर्ष तक। और हाई कोर्ट के जज रह सकते हैं 62 वर्ष तक, ठीक है? हाई कोर्ट के रह सकते हैं 62 तक और सुप्रीम कोर्ट के रह सकते हैं 65 तक, ये आप याद रखिएगा, ठीक है? ये तो हमने सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल देख लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के बदले हाई कोर्ट पूछ ले तो? तो चलिए हाई कोर्ट के भी देख लेते हैं। तो हाई कोर्ट में अगर हम बात करें, जैसे हम उच्च न्यायालय कहते हैं, तो यहाँ पर एक जो सबसे पहला फैक्ट है वो ये कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा है? तो ये कहा है, जैसे वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कितना था? 124 था। तो हाई कोर्ट में 2 को आगे कर लीजिए, 1 को पीछे कर लीजिए। तो 214, तो 214 में कहा गया है कि हर राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है? इसके बाद जो क्वेश्चन पूछता है आर्टिकल 217 से पूछता है कि हाई कोर्ट के जो जज होंगे, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है? तो राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जो जज होंगे उनकी नियुक्ति करेंगे। तो ये किस आर्टिकल में कहा है? 270 में, ठीक है? अगला आर्टिकल है, ये हाल ही में वीडियो के पेपर में आया था, आर्टिकल 231 के अंतर्गत क्या कहा है? इसके अंदर कहा गया है कि एक से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की बात कही गई है, ठीक है? तो ये कही गई है कि 231 में, मतलब कि अगर ये ज़रूरी नहीं कि हर राज्य का अपना ही हाई कोर्ट होगा। अगर वो छोटा राज्य है तो उसका जो पड़ोसी राज्य है, मगर वहाँ हाई कोर्ट है, तो दूसरे राज्य की भी जो बेंच होगी वो उसी राज्य में बैठेगी। तो 2 से अधिक राज्यों की एक ही हाई कोर्ट होने की जो बात कही गई है वो कही है 231 के अंतर्गत, ठीक है? 217 राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे जज को हाई कोर्ट में, और 214 हाई कोर्ट की स्थापना की बात कही गई है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1947, 1906, 1931 और 1940। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 1940 में मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र मतलब पाकिस्तान प्रस्ताव को स्वीकार किया था। एक क्वेश्चन कभी आप याद रखिएगा, पेपर में कभी पूछ लेगा कि ये पाकिस्तान नाम किसने सुझाया था, मतलब किसने सजेस्ट किया था कि उस देश का नाम पाकिस्तान रखना चाहिए? तो ये किया था मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है? मोहम्मद इकबाल याद रखिएगा कि इन्होंने पाकिस्तान नाम सजेस्ट किया था, ठीक है? देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की बात कहाँ गई है? 19, 21, 29 या फिर 51? तो आर्टिकल 19 के अंदर स्वतंत्र की बात की गई है, और स्वतंत्र के अंदर ही जो आर्टिकल 19 का पार्ट 1 है, इसमें ही भाषण और अभिव्यक्ति की बात कही गई है, ठीक है? इसके अलावा इससे ही संबंधित कभी पेपर में यहाँ पर तो सीधा पूछा है, अगर पूछ लेगा कि प्रेस की स्वतंत्रता की बात किस आर्टिकल के अंतर्गत कही गई है, तो भाषण में अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता ये दोनों एक ही हैं, ठीक है? 19 का पार्ट 1 का अगर हम इसके भी अंदर जाएँ तो पार्ट ए, ठीक है? 19(1) पार्ट ए, इसमें कही गई है तो आपकी
प्रेस की स्वतंत्रता की बात या व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात यहाँ की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है सैमुअल टॉमलिंसन, मार्टिन कूपर, टिम बर्नर्स-ली या फिर स्टीव जॉब्स। तो इसका इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। इसमें जो ऑप्शन 1 टॉमलिंसन है ना, इसने ईमेल का आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया है, इसे याद रखिएगा। ईमेल का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? तो इसका जो सबसे पहले आविष्कार किया था वो किया था टॉमलिंसन ने। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी है टिम बर्नर्स-ली, आपको पता ही है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW, अगर आप कोई भी वेबसाइट जब सर्च करते हैं सबसे पहले WWW ही टाइप करते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार किया था। और जो लास्ट में है स्टीव जॉब्स, आईफ़ोन की कंपनी एप्पल का इसने आविष्कार किया था। तो याद रखिएगा आप, ठीक है। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 के अध्यक्ष कौन है? कस्तूरी रंगन, रंगराजन, जगदीश कुमार या फिर धर्मेंद्र प्रधान? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, के कस्तूरीरंगन NEP 2020 के अध्यक्ष थे। ठीक है। देखिए NEP 2020 की सबसे खास बात क्या है? ये व्यावसायिक शिक्षा की बात करता है। ठीक है? इसे आप याद रखिएगा। इसका स्ट्रक्चर कई बार पेपर में पूछ लेता है कि इस NEP 2020 का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो याद रखिएगा सबसे पहले 5 + 3 + 3 + 4, तो 5 3 3 4, तो ये है NEP 2020 का स्ट्रक्चर। ये पेपर में आता है, ठीक है? इसे याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 10वां, भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता नहीं है? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता या फिर प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन-सी विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था। ये प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लगाई थी इन्होंने 1919 में। ठीक है? आपने चेम्सफोर्ड सुधार पढ़े होंगे, तो 1919 के में ही ये सबसे ख़ास बात उसकी ये थी कि वहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट की थी। इसको समाप्त कर दिया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसे समाप्त कर दिया गया था। और ये जो 3 चीज़ें हैं, स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन ये बिल्कुल सही हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन पहले केंद्र में नहीं थी, अब केंद्र में लागू कर दी और प्रांतों में ख़त्म कर दी, याद रखिएगा। दूसरा अखिल भारतीय संघ, जो आज भी है भारत का जो मतलब भारत की जो नींव की बात कह सकें कि एक भारत होगा, एक एक संघ होगा हमारा, वो बात कही है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। प्रांतीय स्वायत्तता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो आज की राज्य सरकारें हैं, ये इनका चुनाव कौन करती है? जनता करती है। जनता ही अपने बीच से अपना मुख्यमंत्री चुनती है। तो वहाँ पर क्या किसी अन्य का कोई हस्तक्षेप होता है? मतलब कि भारत सरकार का या किसी अन्य कंपनी का, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्वायत्तता का ही मतलब है, इसमें लिखा भी है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो इसकी जो बात की गई थी, वो की थी 1935 के अंतर्गत। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा, ठीक है? दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं। हमने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमारे ग्रुप्स को भी जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा आपका कोई भी सजेशन होगा, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। ये एक तरफ से डेमो था। मुझे लगता है कि आपको ये डेमो पसंद आया होगा। अगर आपको ये डेमो पसंद आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका जो पूरा पार्ट है, मैं उसको आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।